हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमके क्लासेज में। आज हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स का एक चैप्टर है जिसका नाम है मानव नेत्र, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। यानी मानव नेत्र चैप्टर में जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उन सभी प्रश्नों का डिस्कशन आज हम लोग वन लाइनर के माध्यम से करने वाले हैं। और जो भी विद्यार्थी क्लास 10th का बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है, क्योंकि इस मानव नेत्र चैप्टर से जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनने वाला है उन सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यदि आप लोग क्लास 10th में है और इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यह वीडियो आपको एग्जाम में बहुत ही मददगार साबित होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है मानव नेत्र का आकार लगभग गोलीय होता है। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि मानव नेत्र का जो आकार होता है यह कैसा होता है, तो यह गोलीय होता है, यानी गोलाकार आकार होता है। जो हमारी नेत्र है, जो आंख है, इसका आकार कैसा होता है? इसका आकार गोलीय होता है, गोलाकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है? तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है, यानी जो हमारी नेत्र है उसमें जो लेंस पाया जाता है वह कौन सा लेंस होता है? तो वह उत्तल लेंस होता है। और इस प्रश्न को बहुत बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3। मानव नेत्र के सबसे ऊपरी परत को रीढ़ पटल कहते हैं। यानी मानव नेत्र का जो सबसे ऊपर वाली परत होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग रीढ़ पटल कहते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है और जब यह प्रश्न एग्जाम में आएगा तो हम लोग बढ़िया से उसका आंसर लिखेंगे, आंसर टिक करेंगे। तो मानव नेत्र के सबसे ऊपरी परत को हम लोग क्या कहते हैं? रीढ़ पटल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4। रीढ़ पटल के सामने वाले भाग में एक उभरी हुई पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे कॉर्निया कहते हैं। यह जो रीढ़ पटल होती है उसके सामने वाले भाग में एक ना उभरी हुई पारदर्शी झिल्ली होती है, यानी जिसकी आर पार हम लोग देख सकते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कॉर्निया कहते हैं। रीढ़ पटल के सामने वाले भाग में एक उभरी हुई पारदर्शी झिल्ली होती है जिससे हम लोग कॉर्निया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वस्तु से आने वाली प्रकाश नेत्र में कॉर्निया से होकर प्रवेश करती है। यानी वस्तु से जो प्रकाश आती है वह हमारे नेत्र में किससे होकर प्रवेश करती है? तो हमारे नेत्र में यही कॉर्निया से होकर प्रवेश करती है। जो प्रकाश वस्तु से होकर हमारे नेत्र में प्रवेश करती है वह कहां से प्रवेश करती है? तो वह आपको कॉर्निया से प्रवेश करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। नेत्रदान में कॉर्निया का दान किया जाता है। यह जो नेत्रदान होता है, लोग नेत्र का दान करते हैं, इसमें जो दान होता है वह किस चीज का दान किया जाता है? तो कॉर्निया का दान किया जाता है। जो हम लोग देख चुके हैं, जो क्या होता है, एक पारदर्शी झिल्ली होती है, उसको निकाल कर दूसरे नेत्रों में लगा दिया जाता है। यानी जिसका नेत्र खराब होता है उसके नेत्र में क्या किया जाता है? जो व्यक्ति कॉर्निया का दान किया हुआ होता है उसको लगा दिया जाता है। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि नेत्रदान में किसका दान किया जाता है? तो कॉर्निया का दान किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7। नेत्र के भीतरी भाग को रेटिना कहते हैं। नेत्र के भीतरी भाग को हम लोग किस नाम से जानते हैं? रेटिना के नाम से जानते हैं। यानी नेत्र का जो भीतरी भाग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग रेटिना कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 8। वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। यह VVI प्रश्न है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में इसको पूछा जा चुका है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है, यानी हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं उसका जो प्रतिबिंब होता है वह कहां पर बनता है? तो वह हमेशा रेटिना पर बनता है। कहां बनता है? रेटिना पर बनता है। यानी किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है? तो वह रेटिना पर बनता है।
नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9, नेत्र की ऐसी क्षमता जिसके द्वारा वह नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन को लाकर दूर या निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाता है, वह समंजन क्षमता कहलाता है। वह क्या कहलाता है? समंजन क्षमता कहलाता है। समंजन क्षमता क्या होता है? नेत्र की ऐसी क्षमता जिसके द्वारा वह नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन को लाकर यानी घटाकर या बढ़ाकर दूर स्थित या निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको समंजन क्षमता कहते हैं। यानी यह नेत्र की ऐसी क्षमता होती है जिसके द्वारा वह नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन लाकर दूर स्थित या निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग समंजन क्षमता कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10, सामान्य नेत्र के लिए समंजन क्षमता 4 डायोप्टर होता है। जो सामान्य नेत्र है यानी जिसमें किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है जिस नेत्र में, उस नेत्र की जो सामान्य समंजन क्षमता होती है वह कितना होती है? 4 डायोप्टर होती है ना। क्या होता है? 4 डायोप्टर होता है। सामान्य नेत्र के लिए समंजन क्षमता 4 डायोप्टर होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, वह न्यूनतम दूरी जहां पर रखी वस्तुओं को सामान्य नेत्र द्वारा आसानी से देखा जा सकता है वह स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाता है। वह क्या कहलाता है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाता है। वह न्यूनतम दूरी जहां पर रखी वस्तुओं को सामान्य नेत्र आसानी से देख पाता है वह क्या कहलाता है? तो वह स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। यानी कोई वस्तु इतनी निकट में हो जिसको हम देख सकते हैं तो वह दूरी कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। यानी 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर अगर किसी वस्तु को लाएंगे ना, जैसे कॉपी या किताब में कोई बातें लिखी गई है, उसको 25 सेंटीमीटर से निकट मिलाकर देखेंगे तो वह हमको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 13, मानव नेत्र यानी नेत्र से वह दूरस्थ बिंदु जहां पर रखी वस्तु स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है वह दूर बिंदु कहलाता है। यानी नेत्र से वह दूरस्थ बिंदु जहां पर रखी हुई वस्तु स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है उसे हम लोग दूर बिंदु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? दूर बिंदु कहते हैं। यानी नेत्र से ना कोई वस्तु इतनी दूरी पर हो जिसको हम लोग स्पष्ट रूप से देख पाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? दूर बिंदु कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु अनंत होती है। यानी सामान्य नेत्र के लिए, जिस नेत्र में किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं हो, वैसे नेत्र के लिए जो दूर बिंदु होती है वह अनंत होती है। यानी कहीं पर भी रखी वस्तु को हम लोग वह कितनी भी दूरी पर हो हम लोग स्पष्ट रूप से उसको देख पाते हैं। तो सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु कितनी होती है? अनंत होती है। इसका कोई निश्चित सीमा नहीं होता है। यह प्रश्न को एग्जाम में बहुत बार पूछी जा चुकी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15, जब नेत्र किसी कारणवश निकट स्थित या दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है वह दृष्टि दोष कहलाता है। जब नेत्र निकट स्थित या दूर स्थित वस्तु को किसी कारणवश स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। यानी उसको हम लोग क्या कहेंगे? आंख की गड़बड़ी हो चुकी है, यानी आंख उसका नेत्र क्या हो चुका है? खराब हो चुका है। क्यों? क्योंकि वह किसी कारणवश या नेत्र की गड़बड़ी के कारण निकट स्थित या दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा है। तो ऐसे दोष को हम लोग क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16, जब कोई व्यक्ति निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाता है परंतु दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है तो वह क्या कहलाता है? वह हमारा निकट दृष्टि दोष कहलाता है। यानी जब कोई वस्तु निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाता है परंतु दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है तो वैसे दृष्टि दोष को हम लोग क्या कहते हैं? वैसे दृष्टि दोष को हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17, निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए अवतल लेंस से बनी चश्मा का उपयोग किया जाता है। यानी जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाता है वह व्यक्ति जो है अवतल लेंस से बने हुए चश्मे का उपयोग करता है वस्तुओं को देखने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18, जब कोई व्यक्ति दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाता है परंतु निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है वह दूर दृष्टि दोष कहलाता है। वह कौन सा दोष कहलाता है? दूर दृष्टि दोष कहलाता है। जब कोई व्यक्ति दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाता है परंतु निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दूर दृष्टि दोष के उपचार के लिए उत्तल लेंस से बने चश्मा का उपयोग किया जाता है। यानी जिस व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष हो जाता है वह व्यक्ति उत्तल लेंस से बने हुए चश्मे का उपयोग करता है। तो दूर दृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है? तो दूर दृष्टि दोष के उपचार के लिए उत्तल लेंस से बने चश्मे का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20, जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए बाइफोकल लेंस से बने चश्मे का उपयोग किया जाता है। जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए हम लोग किस लेंस से बने चश्मे का उपयोग करते हैं? तो बाइफोकल लेंस का उपयोग करते हैं। बाइफोकल लेंस का उपयोग करते हैं यानी इसमें दोनों लेंस होता है, उत्तल लेंस भी रहता है और अवतल लेंस भी रहता है। तो जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए हम लोग बाइफोकल लेंस से बने चश्मा का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21, अबिंदुकता दृष्टि दोष के उपचार के लिए बेलनाकार लेंस से बनी चश्मा का उपयोग किया जाता है। यानी जिस व्यक्ति को अबिंदुकता नामक दृष्टि दोष हो जाता है वह जो व्यक्ति होता है बेलनाकार लेंस से बने चश्मे का उपयोग करता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, कांच का बना हुआ एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जो 3 आयताकार तथा 2 त्रिभुजाकार सतहों से घिरा हुआ रहता है वह प्रिज्म कहलाता है। वह प्रिज्म कहलाता है। कांच का बना हुआ एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जो 3 आयताकार तथा 2 त्रिभुजाकार सतहों से घिरा हुआ रहता है वह क्या कहलाता है? वह प्रिज्म कहलाता है। यानी प्रिज्म में 3 आयताकार तथा 2 त्रिभुजाकार सतह होता है और यह किस चीज का बना होता है? यह कांच का बना हुआ होता है। तो कांच का बना हुआ एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जो 3 आयताकार तथा 2 त्रिभुजाकार सतहों से घिरा हुआ रहता है वह क्या कहलाता है? वह प्रिज्म कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो वह 7 विभिन्न रंगों में बट जाता है या विभाजित हो जाता है। यानी जब भी श्वेत प्रकाश को या सूर्य की प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो वह जो प्रकाश होता है वह 7 विभिन्न रंगों में बट जाता है। कितने रंगों में बढ़ता है? तो 7 विभिन्न रंगों में बट जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 24,
जब सूर्य के प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो वह 7 विभिन्न रंगों में बट जाता है। यह घटना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। यानी यह जो घटना है वह प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। जब भी सूर्य के प्रकाश को या श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो वह जो प्रकाश है 7 विभिन्न रंगों में बट जाता है। और यह जो 7 विभिन्न रंगों में बटने की जो घटना होती है वह प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के फलस्वरूप पर्दा पर 7 विभिन्न रंगों की एक रंगीन पट्टी 7 विभिन्न रंगों की एक पट्टी प्राप्त होती है जो स्पेक्ट्रम कहलाता है। जो क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रम कहलाता है। यानी जब प्रिज्म के पीछे वाले भाग पर एक पर्दा को रख दिया जाता है और उससे होकर प्रकाश को गुजारा जाता है तो वह जो प्रकाश है उस पर्दे पर 7 विभिन्न रंगों में बट जाता है। यानी 7 विभिन्न रंगों की एक पट्टी प्राप्त होती है। उस पट्टी को हम लोग क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। अर्थात प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के फलस्वरूप पर्दा पर 7 विभिन्न रंगों की एक पट्टी प्राप्त होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। वर्ण विक्षेपण में सबसे ऊपर लाल रंग होता है। यानी जब वर्ण विक्षेपण की घटना घटित होती है तो उसमें सबसे ऊपर जो रंग होता है वह कौन सा होता है? लाल रंग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। वर्ण विक्षेपण में सबसे नीचे बैंगनी रंग होता है। यानी जब वर्ण विक्षेपण की घटनाएं घटित होती है तो उसमें जो 7 विभिन्न रंग में विभाजित होता है तो उसमें जो सबसे नीचे होती है वह कौन सी रंग होती है? बैंगनी रंग होती है। जबकि सबसे ऊपर जो होती है वह क्या होती है? लाल रंग होती है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। यह जो लाल रंग होता है इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। यानी यह लंबी दूरी को तय करता है, इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। और बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? सबसे कम होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक और बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। खतरे के संकेत के लिए लाल रंग का उपयोग किया जाता है क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। अब बताइए खतरे के संकेत के लिए किस रंग का उपयोग किया जाता है? लाल रंग का। क्यों? क्योंकि लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वह सबसे अधिक होता है। यानी आप अधिक दूरी से ही उस रंग को देख सकते हैं, लाल रंग को देख सकते हैं। तो इसलिए खतरे के संकेत के लिए लाल रंग का उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो तरंगदैर्घ्य होता है सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 31। वर्षा के पश्चात आकाश में जो रंगीन पट्टी दिखाई देता है वह इंद्रधनुष कहलाता है। यानी वर्षा समाप्त होने के बाद जब आकाश में सूर्य के विपरीत दिशा में देखिएगा तो एक रंगीन पट्टी दिखाई पड़ता है। उस रंगीन पट्टी को हम लोग इंद्रधनुष कहते हैं। क्या कहते हैं? रंगीन पट्टी को इंद्रधनुष कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 32। इंद्रधनुष में कुल 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष जो बनता है उसमें कितने रंग होते हैं? तो उसमें कुल 7 रंग होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 33। बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। यानी यह रंग सबसे अधिक बिखरता है। नेक्स्ट प्रश्न है 34 नंबर। लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। किस रंग का विचलन सबसे कम होता है? तो लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है जबकि बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है।
नेक्स्ट प्रश्न है 35 नंबर, श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है, यानी ये जो श्वेत प्रकाश है यह कितने रंगों का मिश्रण होता है? तो श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, स्वच्छ आकाश का रंग नीला होता है। स्वच्छ आकाश, जिस समय बादल सब नहीं छाया हुआ रहता है, उस समय आकाश का रंग कैसा दिखता है? नीला दिखता है। यानी स्वच्छ आकाश का रंग कैसा होता है? तो स्वच्छ आकाश का रंग नीला होता है। स्वच्छ आकाश का रंग नीला होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 37 नंबर, अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई पड़ता है। जो व्यक्ति अंतरिक्ष में जाते हैं, अंतरिक्ष यात्री, उसको अंतरिक्ष कैसा दिखाई पड़ता है? तो अंतरिक्ष काला दिखाई पड़ता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अंतरिक्ष में किसी प्रकार का वायुमंडल नहीं पाया जाता है, इसलिए अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो काला दिखाई पड़ता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है 38 नंबर, वायुमंडल में घटने वाली प्रकाश की अपवर्तन की घटना को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। यानी वायुमंडल में जो घटने वाली प्रकाश के, वायुमंडल में घटने वाली प्रकाश के अपवर्तन की जो घटना होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 39 नंबर, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। किस कारण से तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण से तारे जो है वह टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 40 नंबर, जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल में उपस्थित कणों के द्वारा प्रकाश के कुछ अंश को अवशोषित कर लिया जाता है तथा बाद में उसे फिर से बिखेर दिया जाता है। यह घटना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। यह घटना क्या कहलाता है? प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल में उपस्थित धूल कणों के द्वारा प्रकाश के कुछ अंश को क्या किया जाता है? अवशोषित कर लिया जाता है और फिर बाद में उसे बिखेर दिया जाता है। उसे बिखेर दिया जाता है और यह जो घटना होती है वह क्या कहलाता है? प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 41 नंबर, किसी कोलाइडी विलयन से होकर प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना टिंडल प्रभाव कहलाता है। किसी कोलाइडी विलयन से होकर प्रकाश के प्रकीर्णन की जो घटना होती है वह क्या कहलाता है? टिंडल प्रभाव कहलाता है। यह इस क्वेश्चन को बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि किसी कोलाइडी विलयन से होकर प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना क्या कहलाती है? तो टिंडल प्रभाव कहलाती है। यह था हमारा मानव नेत्र से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न, और यही सब प्रश्न आपको बार बार एग्जामों में पूछा जाता है। अगर यह पूरा वीडियो आप लोग देखे होगा तो और एग्जाम देने के लिए जाइएगा तो यही सब प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। यदि यह वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एवं कमेंट जरूर करें।